Okay, chalo. So, good morning, guys. Let's start our today's class. So, in today's class, we are going to continue with the chapter. Last class हम लोग ने क्या खत्म किया था? We did inhalation and exhalation, right? Which was the part of your breathing, correct? ये खत्म किया था. आज हम लोग डिस्कस करने वाले एंड वी ऑल्सो डिस्कस्ड कि कैसे हमारा लंग्स जो है वो कैपेसिटी इंक्रीज करता है फॉर योर इनहेलेशन एंड देन कैपेसिटी डिक्रीज करता है फॉर exhalation. So along with this we get one more thing which are known as your pulmonary volumes and capacities. मतलब हमारी बॉडी कितना होल्ड कर सकती है वो हमको अंडरस्टैंड करना है, ठीक है? ओके, सो कैन यू सी दिस ग्राफ? ओके, तो इस ग्राफ में ना डिफरेंट डिफरेंट चीजें दी गई है. जैसे कि सबसे बेसिक जो होता है, जो हमारा नॉर्मल इनहेलेशन और एक्सहेलेशन की कैपेसिटी से रिलेटेड है, उसको हम लोग बोलते हैं टाइडल वॉल्यूम. क्या बोलते हैं? ठीक है. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज इंस्पिरेटरी लंग वॉल्यूम, देन वी हैव इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, फिर हम लोग रेसिडुअल वॉल्यूम पढ़ेंगे, फिर फंक्शनल रेसिडुअल कैपेसिटी, इंस्पिरेटरी कैपेसिटी. तो ये सारे टर्म्स क्यों हम लोग पढ़ रहे हैं? व्हाट इज द रीजन वी आर लुकिंग फॉर दिस टर्म्स? कुछ तो है ना? नहीं है कोई रीजन? क्या है? वही टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं हम लोग? टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं? अरे क्यों पढ़ रही है? अरे यार, हम लोग ने कल जो पढ़ा इनहेलेशन एक्सहेलेशन हो रहा है, तो रिब्स एक्सपांड विद द हेल्प ऑफ इंटरकोस्टल, तो ये सब जो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हो रहा है, तो उससे हमको पता तो चलना चाहिए ना कि हम लोग की कितनी कैपेबिलिटी है, कि कितनी चीजें अंदर जा सकती है, बाहर जा सकती है. अच्छा, एक बात, जब हम लोग इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन कर रहे हैं तो व्हाट डू यू गाइस थिंक? जब हम लोग इनहेल करते हैं तो हम लोग क्या इनहेल कर रहे हैं? प्योरली O2 इनहेल कर रहे हैं क्या? इट इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस दैट वी आर इनहेलिंग. एंड ऑल्सो जब हम लोग एक्सहेल कर रहे हैं तो तुमको क्या लगता है, हमारी बॉडी का पूरा CO2 निकल जाता है? नहीं, राइट? देयर इज सम अमाउंट ऑफ CO2 व्हिच इज स्टिल प्रेजेंट इनसाइड योर बॉडी. पूरा का पूरा नहीं निकलता. तो ये सारी चीजें अंडरस्टैंड करने के लिए हम लोग ये सारी वॉल्यूम्स और कैपेसिटीज के बारे में पढ़ रहे हैं. एम आई क्लियर? तो सबसे पहले अपने पास क्या है? वी आर हैविंग व्हाट वी आर हैविंग? वाओ, ठीक है. सो लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विथ योर टाइडल वॉल्यूम. सबसे पहला क्या है तुम्हारा? टाइडल वॉल्यूम. सो टाइडल वॉल्यूम में क्वांटिटी ऑफ एयर कितनी बन रही है अपने पास? 500 ml. करेक्ट. व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? यू हैव टू अंडरस्टैंड उसका डेफिनेशन एज वेल. ठीक है. टाइडल वॉल्यूम क्या है? इट इज नथिंग बट द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट यू आर इनहेलिंग एंड एक्सहेलिंग विदाउट एनी एफर्ट्स. अभी जैसे मैं तुम लोग से बात कर रही हूँ तो मैं एफर्टलेसली इनहेल और एक्सहेल कर रही हूँ. ओके, तो ये टाइम पे वी आर गोइंग टू कैलकुलेट द टाइडल वॉल्यूम. जब तुम भाग रहे हो एंड देन तुम रुकते हो तो उसके बाद तुम क्या करते हो? यू आर गोइंग टू टेक लॉन्ग ब्रीथ्स, डीप ब्रीथ्स, राइट? तो वो टाइम में तुम क्या कर रहे हो? फोर्स इनहेलेशन और फोर्स एक्सहेलेशन कर रहे हो. फोर्स एफर्ट्स लगा रहे हो, राइट? श्योर? पक्का एफर्ट्स लगा रहे हो ना? तो वो एफर्ट्स वाला पार्ट भी हमको अंडरस्टैंड करना है कि वो कैसे वर्क करता है. जैसे नेक्स्ट अपना है IRV. IRV कितना होता है? 2500 to 3000. ये क्या है? दिस इज द एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी इंस्पायर्ड फोर्सफुली आफ्टर अ नॉर्मल रेस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, राइट? तो ये क्या है? जब मैं फोर्सफुली इनहेल कितना कर सकती हूँ, तो कितना कर सकते हैं हम लोग फोर्सफुली इनहेल? नेक्स्ट है एक्सक्रीटरी रिजर्व वॉल्यूम विच इज ERV. अभी ERV क्या होगा? ऑब्वियसली इट इज एन एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एयर दैट कैन बी एक्सपेल्ड फोर्सफुली आफ्टर द नॉर्मल एक्सपिरेशन. ठीक है, सेम. ये तीन क्लियर है. नेक्स्ट होता है रेसिडुअल वॉल्यूम. नाउ व्हाट इज रेसिडुअल वॉल्यूम? It is the volume of air that remains in the lungs after forcible expiration. जैसे मैंने तुमको बोला कि हम लोग जब एक्सहेल करते हैं तो इट्स नेवर द होल कंप्लीट थिंग वी आर एक्सहेलिंग. देयर इज स्टिल सम अमाउंट व्हिच इज लेफ्ट inside your lungs. That is nothing but your
रेसिडुअल वॉल्यूम, राइट। फिर आता है अपने पास वाइटल कैपेसिटी। ना व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? व्हाट इज वाइटल कैपेसिटी? अच्छा, उसकी रेंज कितनी है? 3400 टू 4800 ml। क्या है? इट इज द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड आफ्टर द फोर्स एक्सपीरेशन और मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर आफ्टर द फोर्स। बेटा पॉज कर एक मिनट। Okay, so what is vital capacity? We were discussing, right? So vital capacity क्या होता है? It is the maximum volume of air that is inspired after your forced expiration or the maximum volume of air expired after a forced inspiration। तो इन नॉर्मल टर्म्स अगर मुझे फिगर आउट करना है कि VC कितना है, तो मैं क्या करूंगी? ये मेरी जो तीनों वैल्यूज है, इन तीनों वैल्यूज को मैं ऐड कर दूंगी। तो मेरा टाइडल वॉल्यूम प्लस मेरा IRV प्लस मेरा ERV इज गोइंग टू गिव मी VC। समझा? समझा? पक्का? कुछ डाउट है? एकदम आइंस्टाइन है मेरे सारे स्टूडेंट्स। बायोलॉजी में आइंस्टाइन है, वही प्रॉब्लम है। ठीक है, इसके बाद आता है अपने पास नेक्स्ट Okay, then we have IC. What is IC? Inspiratory capacity। उसका मतलब क्या होगा? Total volume of air that can be inhaled after normal ठीक है, नॉर्मल एक्सपीरिएशन के बाद मैं कितना अमाउंट ऑफ एयर इनहेल कर सकती हूँ। सो जैसे हम लोग डिस्कस कर रहे थे, हम लोग जब भाग के आते तो हम लोग लॉन्ग इनहेल एंड एक्सेल कर रहे हैं, तो एवरी टाइम आफ्टर लॉन्ग एक्सेल तुम सेम अमाउंट ऑफ इनहेलेशन नहीं कर पाओगे ना, देयर इज गोइंग टू बी सम डिफरेंस, राइट। और उसकी अगर एवरेज वैल्यू निकालनी है तो हम कैसे निकालेंगे? हम अपना टाइडल वॉल्यूम को IRV से ऐड करेंगे, मतलब जितना मेरा बेसिक कैपेसिटी है वो प्लस जो मेरा IRV आ रहा था ना, उन दोनों को अगर मैं ऐड करूंगी तो मुझे मेरा टोटल अमाउंट मिलेगा कि ऑन एन एवरेज हाउ मच एयर आई कैन इनहेल। समझा? टर्म्स यहाँ पे ट्रिकी होती, जैसे कि यहाँ पे अपने को दिया इंस्पिरेटरी कैपेसिटी है, लेकिन अगर तुम डेफिनेशन में देखोगे तो हमको क्या दिया है? आफ्टर अ नॉर्मल एक्सपीरेशन। क्वेश्चंस में भी ऐसा ही होगा, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड एंड रिमेम्बर द डेफिनेशन सो दैट यू कैन कनेक्ट विथ इट कि तुमको क्या पूछ रहे हैं। तुमको सिर्फ IRV पूछ रहे हैं, तुमको TV पूछ रहे हैं, या तुमको VC पूछ रहे हैं? क्योंकि वहां पे हमको क्लियरली नहीं देंगे कि हम आपको VC ही पूछ रहे हैं। Am I clear? Sure? Shall we move ahead? Okay, नेक्स्ट है सेम जैसे IC है वैसे ही EC है। EC क्या होगा? Total number of air expired after a normal inspiration, so that is going to be TV plus ERV. Then we have FRC, which is functional residual capacity, जो कि कितना है? 2100 ml to 23, मतलब ज्यादा नहीं है, बहुत इसकी कम रेंज में हमने रखा है। इसकी भी रेंज बहुत कम है, दैट्स जस्ट द एवरेज रेंज सिर्फ 100 ml का ही डिफरेंस है, करेक्ट। सो FRC क्या है? इट इज द वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल रेस्पिरेशन। लंग्स में कितना एयर रहने वाला है आफ्टर योर नॉर्मल रेस्पिरेशन? तो व्हाट आई एम टेकिंग ERV प्लस RV। नाउ व्हाट वाज योर ERV? एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम प्लस RV क्या है? रेसिडुअल वॉल्यूम। तो दोनों भी, क्योंकि ये क्या पूछा है अपने को, क्या मांग रहे हैं ये लोग कि हम लोग का इनहेलेशन या नॉर्मल इसके बाद कितना क्या बच रहा है वो पूछ रहे हैं, राइट। तो उसके लिए हम लोग क्या ले रहे हैं? ERV प्लस RV। ये टर्म्स तुमको याद रखना कि अगर ऐसी लाइनिंग आ रही है तो तुमको क्या कंसिडर करना है और किसका एडिशन करके आंसर निकालना है। समझ आया? बेसिक मैथ्स अप्लाई करना है इधर।
वो भी फिजिक्स वाला बेसिक मैथ्स नहीं, नॉर्मल वाला बेसिक मैथ्स है, ठीक है। सपोजिटिवली जब क्वेश्चन आ रहा है तो ऐसा आएगा, तुमको कोई एक एक्स नंबर देंगे ERV का और एक्स नंबर वाई नंबर देंगे RV का। इट्स नॉट नेसेसरी कि यही नंबर्स होंगे, बट इसी रेंज के नंबर्स होंगे, तो यू हैव टू फिगर आउट द आंसर्स। इज इट क्लियर? नेक्स्ट है लास्ट, विच इज योर टोटल लंग कैपेसिटी। कितनी होती है? 4500 टू 6000। क्या है ये? इट इज द टोटल अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन लंग्स एंड द रेस्पिरेटरी पैसेज आफ्टर मैक्सिमम इंस्पिरेशन। जब मैंने अपना पूरा लेवल बेस्ट करके जितना ज्यादा इंस्पिरेशन हो सकता है उतना कर लिया, तब मुझे ये मिलेगा। तो क्या है इसका VC? व्हाट वाज VC? द टोटल ऑफ TV, IRV एंड ERV, वही था ना VC, प्लस RV. व्हाट इज RV? व्हाट इज RV गाइस? रेसिडुअल वॉल्यूम। समझा? तो दिस इज एक्सपांडेड VC का पूरा अगर हम लोग लिखेंगे तो VC क्या है? VC में क्या क्या है? TV प्लस IRV प्लस ERV और प्लस हमको करना है RV। समझा? कूल, गुड टू गो, श्योर? यहाँ तक क्लियर है अच्छे से? चलो now our next topic that we have to do is your exchange of gases. यही हमारा सेकेंड स्टेप है। फर्स्ट स्टेप was breathing in the respiration that we finished. Second step is exchange of gases, right? Cool. अब ये exchange of gases कौन करने वाला है? alveoli to blood vessel जाने वाला है and then blood vessel से टिश्यू के पास। बट जब टिश्यू के पास जाने के बाद जो प्रोसेस हो रहा है तुम्हारा, जिसमें ATP फॉर्मेशन वगैरह हो रहा है, तो वो सब तुम्हारा पार्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन है। तो हमारा भी मेजर फोकस ये वाले पार्ट पे है। Along with that, we will also understand here that is transport of O2 and transport of CO2. यही समझना है, right? Are you understanding? Sure? समझ रहा है क्या चल रहा है? रॉकेट साइंस चल रहा है, रॉकेट साइंस चल रहा है। नॉर्मली पढ़ रहे हैं, जो बेसिक चीज़ें वही पढ़ रहे हैं हम लोग, कुछ नया नहीं पढ़ रहे हैं। ये हमारे अंदर का मैकेनिज्म है जो वी आर अंडरस्टैंडिंग, राइट? ओके, तो जब भी सी गैसियस एक्सचेंज करना है हम लोग को, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हमारी बॉडी नॉर्मली ऐसे ही कुछ भी नहीं करती है। जैसे हम लोग ने लंग्स के टाइम पे पढ़ा कि वी आर गोइंग टू रिक्वायर सर्टेन अमाउंट ऑफ प्रेशर, करेक्ट? तो यहाँ पे भी वी आर गोइंग टू रिक्वायर प्रेशर। एल्वियोलाई से ब्लड में जाने के लिए भी प्रेशर चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए? श्योर हो? पक्का? तो उसके लिए कुछ तो होना पड़ेगा ना बॉडी के अंदर, जिसकी वजह से ये होगा मैकेनिज्म। वी आर गोइंग टू रिक्वायर समथिंग ना, सम प्रेशर। दैट प्रेशर इज गोइंग टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग नोन एज पार्शियल प्रेशर। तो हम लोग को अंडरस्टैंड करना है कि यहाँ पे ये सब जो रोल हो रहा है, साथ ही में यू आर गोइंग टू गेट ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वही होने वाला है यहाँ पे। एल्वियोलाई से ब्लड वेसल्स में जाएगा, ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में आएगा। आएगा कि नहीं आएगा? यस। तो पार्शियल प्रेशर हम लोग को O2 का अंडरस्टैंड करना है और CO2 का। तो ये दोनों जो प्रेशर, ये दोनों के जो प्रेशर है वो विथ respect to the part where they are going to change, also with respect to कि वो
ऑक्सीजनेटेड है या डीऑक्सीजनेटेड है। जैसे कि एटमॉस्फेयर में उनका रेंज अलग होगा, एल्वियोलाई में अलग होगा, करेक्ट। इससे मुझे याद आया, मैंने कल तुम लोगों को कुछ होमवर्क दिया था फिगर आउट करने कि इनहेलेशन में एटीपी लगता है या एक्सहेलेशन में एटीपी लगता है। हाँ, नेक्स्ट लेक्चर के लिए होमवर्क किसमें होता है? इंस्पिरेशन में यू आर गोइंग टू रिक्वायर एनर्जी। वाई? अब ट्यूसडे का होमवर्क तुम्हारा है कि वाई। ठीक है, व्हाट वाज माय क्वेश्चन कि इंस्पिरेशन में एनर्जी यूज होता है या एक्सपिरेशन में एनर्जी यूज होता है? इंस्पिरेशन में एनर्जी यूज होता है एंड एट द सेम टाइम इंस्पिरेशन में ही एनर्जी प्रोड्यूस हो रहा है। मतलब इंस्पिरेशन के वजह से प्रोड्यूस हो रहा है, मोर ओवर वीकेंड से। अब मैं नहीं बता रही, वो बता दिया उसने आंसर, तो अब नहीं है कुछ, क्योंकि तुम लोग भी ढूंढो इसके लिए, हर बार वही आंसर थोड़ी करेगा। मतलब उसको तुम लोग अभी आगे करके खुद पीछे हो जाओगे हर चीज में। क्या क्या साथ खड़े, एक काम कराना फिर नीट के पेपर में भी ना हम लोग ऐसा कुछ तो करते जिससे तुम दोनों का आगे पीछे रोल नंबर आए। अच्छा ले, हाँ तो फिर ऐसा अच्छा होगा ना। दे दे, वेरी नाइस। ओके, सो कैन यू सी दिस चार्ट? सो दिस इज अ पार्शियल प्रेशर का कंपैरिजन है। अभी ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो अपनी बॉडी में होता है वो टोटली किस पे डिपेंड करता है या कौन से प्रोसेस से हो रहा है? यू हैव लर्नड ऑस्मोसिस, यू हैव लर्नड डिफ्यूजन, वी हैव लर्नड एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पढ़ा है ना ये सब? शायद नहीं पढ़ा ही है। जब हम लोग सेल का परमिएबिलिटी का पढ़ रहे थे तब मैंने तुमको ये सारी चीजें पढ़ाई है, फैसिलिटेट डिफ्यूजन और ये बल्क ट्रांसपोर्ट, ये सब पढ़ाया है। कमिंग बैक टू दिस पार्ट, सो यहाँ पे जो एक्सचेंज होगा वो कौन से प्रोसेस के थ्रू होगा? इट इज गोइंग टू ऑकर थ्रू डिफ्यूजन, राइट? डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा, ठीक है। नाउ यू हैव टू रिमेम्बर दिस चार्ट वेरी वेल, एकदम ऐसा नींद में भी याद रहना चाहिए ये चार्ट, ठीक है। ऑक्सीजन जब एटमॉस्फेरिक एयर में है तो उसका पार्शियल प्रेशर कितना है? 159। एंड CO2 का वो टाइम पे कितना है पार्शियल प्रेशर? 0.3। देन व्हेन वी गो टू एल्वियोलाई, अगेन ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इज गोइंग टू बी 104 एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर इज गोइंग टू बी 40। यही जब मेरा ब्लड डीऑक्सीजनेटेड है तो उसमें ऑक्सीजन लेवल कम होगा, कम ही होना चाहिए ना, तो तब उसका पार्शियल प्रेशर इज गोइंग टू बी 40 and CO2 का partial pressure is going to be 45. Then in the oxygenated blood, O2 का obviously level is going to be very high, so it is going to be 95 and CO2 का partial pressure is going to be 40, जो कि सेम alveoli में भी था। लास्टली जब वो टिश्यूज में जा रहे हैं तो टिश्यूज में जाते ही क्या होता है? O2 का पार्शियल प्रेशर 40 हो जाता है एंड CO2 का पार्शियल प्रेशर 45। वाई? ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम हो रहा है, CO2 का पार्शियल प्रेशर बढ़ रहा है, क्यों? ताकि टिश्यूज CO2 को रिलीज करके हीमोग्लोबिन को दे दे या ब्लड वेसल्स में दे दे एंड ब्लड वेसल्स से ऑक्सीजन रश आउट होना चाहिए टू टिश्यूज। इज इट क्लियर? ये चार्ट तुम अच्छे से याद रखोगे, नहीं रखोगे तो तुमको डिफिकल्टी होगी, ठीक है? क्लियर? यहाँ तक समझा है तुम लोग को, हाँ कि नहीं? So whenever I am going to write about the partial pressure, I can write it as PO2 or PCO2.
ऐसे लिखेंगे हम लोग पार्शियल प्रेशर के लिए, हाँ कि नहीं? तो अब ये चार्ट से क्या हम लोग कुछ समराइजेशन कर सकते हैं, या इसको तुम स्टेटमेंट या समरी फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो? कर सकते हैं ना चार्ट से? चार्ट से इसका समरी बना सकते हो, हाँ कि नहीं? तुम लोगों को समझा मैं क्या बोल रही हूँ? नहीं समझा? ये चार्ट में अपने पास इंफॉर्मेशन है, कैन यू गाइज मेक अ समरी ऑफ दिस इंफॉर्मेशन? यू कैन मेक? अरे अब भी बनाना है तुम लोग को, अब भी बनाओगे तुम लोग समरी, पर तुमको समझा क्या करने बोल रही हूँ मैं? नहीं समझा? कैसे बनेगा समरी? बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड, अभी एटमॉस्फेरिक है, एल्वियोला है, तो इसमें क्या होगा जब जब एयर इज पासिंग फ्रॉम एल्वियोलाई टू ब्लड वेसल्स, तब उनका प्रेशर ग्रेडियंट कैसा है, कौन लोअर है कौन हायर है, किसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ऐसे सारे टर्म्स ऐड करके यू हैव टू, यस। अब ये मैं क्यों बोल रही हूँ तुम लोगों को करने, बिकॉज एग्जाम में तुमको स्टेटमेंट्स में ये चार्ट दे के फिल इन द ब्लैंक्स नहीं आने वाला है, समझ रहे? दे आर नॉट गोइंग टू गिव दिस चार्ट एंड एक दो चीजें गायब करके बोलेंगे कि फिल करो क्या है। तुमको स्टेटमेंट बेसिस पे और ये नंबर्स दे के क्वेश्चंस पूछेंगे, समझा? समझा क्या? पक्का? Okay, so I hope you guys are done writing the summary. Okay, so next topic that we are about to discuss is transport of oxygen and CO2. तो वो understand करने के लिए we have to also understand कि how blood is playing the role in all those scenarios. ठीक है? तो we are left now with transportation and then we are left with regulation of breathing. तो ये दो ही मेजर टॉपिक है जो यहाँ पे बचते हैं. सो इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कंटिन्यू विथ दिस टॉपिक्स. एम आई क्लियर? ओके. शिट.